गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में करेंगे कंसेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो ओनर्स फंड, जो मालिक का अपना फंड होता है, और जो उधार लिया हुआ फंड होता है, उन दोनों का मिक्सचर होता है। In simple word, it refers to the debt to equity ratio. It is computed as debt over equity or debt over debt plus equity. तो ये इसका फार्मूला है कि इसे कैलकुलेट करने के लिए डेप्ट ओवर इक्विटी किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप द कैपिटल ऑफ ए फर्म कैन बी primarily classified into two sources, namely owned sources and borrowed sources. तो जो पूंजी होती है, पूंजी की ऑनरशिप के रूप में हम उसे दो भागों में बांटते हैं। एक होती है ओन्ड कैपिटल और दूसरी होती है बोरोड कैपिटल। मतलब जो अपने संसाधनों से इकट्ठी की जाती है पूंजी, उसे ओन्ड कैपिटल कहा जाता है, और जो उधार ली जाती है कैपिटल, उसे बोरोड कैपिटल कहा जाता है। The owned fund can be raised through equity share capital, preference share capital and reserve and surplus. तो जो ओन्ड कैपिटल होती है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस आते हैं। और दूसरा जो रिटेन्ड अर्निंग होती है, प्रॉफिट्स होती है। वेयर्स बोरोड कैपिटल कैन बी रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, लोन एंड बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एटसेट्रा। और जो बोरोड कैपिटल होती है उसमें आएंगे लोन, बॉन्ड, डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट। इन ऑर्डर टू मेक financial management effective, it is important to decide the proportion of each source is decided prudently. This make up our composition of capital of a business enterprise is known as the capital structure. तो इन दोनों का कितना मिक्सचर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, इसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम दिया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस अफेक्ट्स बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क. This is because with the use of higher amount of debt, the cost of fund may reduce, leading to higher profitability, but at the same time, issue of more debt increase the financial risk of the business. तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और उसके रिस्क को भी प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है? कि अगर हमने ज़्यादा हायर अमाउंट ऑफ डेप्ट, द कॉस्ट ऑफ फंड में रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन इक्विटी। कि अगर हमने हायर अमाउंट डेप्ट का लिया हुआ है तो इससे क्या है कि हमारी जो कॉस्ट है फंड की वो कम हो सकती है, पर इसके साथ साथ हमें रिस्क भी जो है वो ज़्यादा बियर करना पड़ सकता है। Capital structure will be said to be optimal when the ratio of debt and equity is such that it leads to an increase in the value of equity share, thereby increasing the wealth of the shareholder. तो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो रेशो है वो ऑप्टिमल कब मानी जाती है? कि जब हमारी इस तरह की रेशो बनी हुई हो कि हमारे जो वेल्थ है शेयर होल्डर का, मीन्स हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो बढ़े और इक्विटी शेयर की वैल्यू भी बढ़े। अगला है इसमें मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। द टर्म लीवरेज इज लिटरल सेंस मीन्स समथिंग यूज्ड टू take advantage of when used in the context of financial management. The term leverage refer to a financial ratio which indicate the proportion of debt in the total capital of an enterprise. तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या माना जाता है? कि वो रेशो कि हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत कितनी रेशो हमने लोग बाहर से उधार पैसा लेना है, किस रेशो में लेना है, उसे फाइनेंशियल लीवरेज कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड, द प्रपोर्शनेट ऑफ डेप्ट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। के पूरी कैपिटल में जितना प्रोपोर्शन हमने डेप्ट का लेना है, उधार लेना है, उसे फाइनेंशियल लीवरेज कहा जाएगा। तो फाइनेंशियल लीवरेज किसके बराबर हुई? डेप्ट ओवर इक्विटी के। इट इज कंप्यूटेड एज डी अपॉन ई और डी अपॉन डी प्लस ई, व्हेन डी इज द डेप्ट एंड ई इज द इक्विटी. Financial leverage is an important concept in financial management. In fact, it is one of the key factor in capital structure decision. Financial leverage can broadly classified into two types. Financial leverage जो है वो बहुत ही important टॉपिक है इसके अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है हाई फाइनेंशियल लीवरेज और दूसरा होता है लो फाइनेंशियल लीवरेज. In a nutshell, a company is said to be highly levered when the proportion of debt in the total capital is high
whereas when the proportion of debt in the total capital is less, then the company will be said to be low levered. कि अगर डेप्ट की मात्रा ज्यादा है तो हाई लीवर्ड कंपनी कहलाएगी और अगर कम है तो लो लीवर्ड कहलाएगी. As the financial leverage in a business increase, the cost of raising fund decrease because of increase use of cheaper debt, but at the same time its financial risk increase. The effect of financial leverage on the financial health of an enterprise may be broadly studied into two category. वो कहता है कि फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो बिजनेस इंक्रीज करती है पर इसके साथ साथ रिस्कों को भी बढ़ाती है. तो इसे दो भागों में कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक है फेवरेबल लीवरेज और दूसरी है अनफेवरेबल लीवरेज. When the ROI return on investment exceed the rate of interest, the financial leverage is favorable. कहने का मतलब है कि जितना हम ब्याज दे रहे हैं अगर उससे ज़्यादा हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, मीन्स कि उससे ज़्यादा इनकम हो रही है, तो इसे कहते हैं फेवरेबल लीवरेज. Or the firm is said to be trading on equity. It also reflects that when there is a financial leverage is favorable, its advantages is passed on the equity स्टॉक होल्डर इन टर्म ऑफ हायर रिटर्न. तो अगर फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो फेवरेबल होती है तो जो है डिविडेंड भी शेयर होल्डर को मिलता है और उनका मार्केट रेट भी शेयर्स का बढ़ता है. Whereas when return on ROI is less than the rate of interest, the financial leverage is unfavorable. अगर इससे रिवर्स है तो क्या होगी? अनफेवरेबल होगी. इससे स्टॉक होल्डर का जो है वो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे और जो है यूज ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ जाएगा. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वी नीड टू फर्स्ट अप्रिशिएट सर्टेन फैक्ट एज लिस्टेड बिलो. द डेप्ट इज रिलेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू इक्विटी. अब इसमें कुछ बातें बता रखी हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को पढ़ने से पहले हमने ये चीज़ें ध्यान में देनी है कि जो डेप्ट है वो इक्विटी के बजाय चीपर होता है. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डेप्ट कैपिटल इज ट्रीटेड एज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस. और जो हम ब्याज पे करते हैं डिबेंचर वगैरह पे उसमें वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, उतने अमाउंट का टैक्स कम हो जाता है. डिबेंचर होल्डर डू नॉट इंजॉय वोटिंग राइट. और डिबेंचर होल्डर जो है उनको वोटिंग का अधिकार भी नहीं होता और वो ज़्यादा इंटरफेरेंस बिजनेस में नहीं करते. तो अब हम समझेंगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है. द फ्रेज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज ए फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी विच इज द आउटकम ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहाँ से प्राप्त होती है कि जब हमारी जो लीवरेज है वो फेवरेबल होती है तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उसी के अंतर्गत आती है. The impact of financial leverage on the profitability of a business can be studied through earning before interest and taxes minus earning per share. Analyze in the following example. ये example दे रखा है कि total fund जो है employed 50 lakh है. Situation 1, 5 lakh equity share of 10 each engaged as 50 lakh debt minus nil. Situation 2 है 4 lakh equity share of 10 each 40 lakh 10% डेप्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 10 लाख. टैक्स रेट है 30%. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16% है. 16% ऑफ 50 लाख होगी 8 लाख. बिफोर टेबुलेटिंग द डेप्ट लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ अर्निंग दैट इज 8 लाख थ्रो डायग्राम इन द बोथ सिचुएशन. अब पहले सिचुएशन में 8 लाख का जो है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, टैक्स हो गया 30%, अर्निंग आफ्टर टैक्स होगी हमारी ये वाली 2,40,000. और दूसरी सिचुएशन में हमारी है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, टैक्स 30% और अर्निंग आफ्टर टैक्स होगी हमारी 1 लाख. तो बोथ सिचुएशन में हमें क्या पता लगा कि अमाउंट जो है वो टोटल कैपिटल कितना है 50 लाख और अमाउंट ऑफ अर्निंग भी सेम है 8 लाख. रेट ऑफ टैक्स भी सेम है 30%. हाउएवर द अर्निंग पर शेयर इज हायर इन सिचुएशन 2. तो सिचुएशन 2 में जो है वो हमारी अर्निंग पर शेयर जो है वो ज़्यादा है. दिस इज बिकॉज इन सिचुएशन 2 कंपनी हैज एम्प्लॉयड डेप्ट विच कैरीज ए फिक्स चार्ज इंटरेस्ट. क्योंकि इसमें कंपनी ने बाहर से पैसा उधार लिया हुआ है और उसका फिक्स चार्जेस इंटरेस्ट है वो पे कर देंगे, तो उसके बाद जो हमारी वो है अर्निंग पर शेयर वो ज़्यादा आ रही है. कंक्लूजन क्या है कि अर्निंग पर शेयर इज हायर इन सिचुएशन 2 ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. के ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के इफेक्ट के कारण ही हमारी जो अर्निंग है वो ज़्यादा आ रही है.
Trading on equity refers to the increase in the earning per share by employing the source of finance carrying a fixed financial charges like debenture. Interest is paid at a fixed rate on preference share. Dividend is paid at fixed rate. The two conditions necessary for trading on equity are as follows. क्या कौन कौन सी condition जरूरी है? The amount of interest paid on debt is treated as a tax deductible expenses for computation of tax liability. कि जितना हम ब्याज पे कर रहे हैं डिबेंचर वगैरह पे वो टैक्स लाइबिलिटी में से डिडक्ट होना चाहिए. दूसरा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उससे ज़्यादा आरओआई होनी चाहिए. और लाइक इन द अबव केस आरओआई इज ग्रेटर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% ग्रेटर देन 10%. अब देखो 6% का फायदा हो गया. नाउ लेट्स एनालाइज अनदर सिचुएशन वेयर ROI is less than return on interest. In this situation, the company is not able to take advantage of trading on equity. तो यही बताया गया इसमें कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेजेस तभी ले सकती है कि अगर ROI जो है वो ज़्यादा हो, इंटरेस्ट पे करने से ज़्यादा होनी चाहिए ROI. तो जैसे ये डायग्राम आपको दिखा रहा है, इसमें क्या कंक्लूजन बताया गया है कि अर्निंग पर शेयर इज लोअर इन सिचुएशन 2. दो सिचुएशन बता रखी हैं. तो एक में अर्निंग पर शेयर जो है वो 0.56 आ रही है, दूसरी में 0.52 आ रही है. तो दूसरी में लोअर क्यों आ रही है? क्योंकि जो आरओआई है वो लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है. दिस मीन्स दैट वन ऑफ द कंडीशन फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट बीइंग मेट. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की कंडीशन तभी लागू होती हैं अगर आरओआई हमारी जो है वो ज़्यादा हो. अब आगे है फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को? सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन. सिंस इशू टू डेप्ट कैपिटल इन्वॉल्व ए फिक्स्ड कमिटमेंट इन द form of regular payment of interest, it is essential to assess the cash flow position of the company. The projected cash flow should be sufficient to meet this commitment and also allow to maintain enough liquidity to meet the normal business operational cost, and for investment is fixed assets also. Therefore, if the cash flow position of the business is good, it may be used debt as against it. If the cash flow position of business, it may used equity. तो क्या बता रखा है इसमें कि कौन कौन से तत्व प्रभावित करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर को? सबसे पहले है कैश फ्लो पोजीशन. कि अगर तो आपकी कैश फ्लो पोजीशन जो है वो अच्छी है तो आप बाहर से पैसा उधार ले सकते हो, क्योंकि बाहर से पैसा जब हम उधार लेते हैं तो हमें फिक्स अमाउंट जो है वो ब्याज के रूप में पे करना पड़ता है. तो वो फिक्स होना चाहिए हमारा कैश फ्लो. और दूसरा इसके अलावा क्या है कि हमें अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए भी लिक्विड अमाउंट कैश का होना चाहिए. पर अगर हमारी जो कैश फ्लो पोजीशन है पुअर है तो हमें इक्विटी का प्रयोग करना चाहिए. नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशो. द इंटरेस्ट कवरेज रेशो रिफ्लेक्ट as to how many number of times does the earning before interest and tax of a company cover its interest obligation. This may be calculated. ICR को कैलकुलेट करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट. जैसा कि इसमें एग्जांपल से समझाया गया है कि इफ ए कंपनी हैज टेकन ए लोन, अगर कंपनी ने लोन लिया है 5 लाख का 10% की दर पर, एंड इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 1 लाख, और EBIT कितनी है उसकी? 1 लाख रुपए. देन वी कैन कैलकुलेट ICR. ICR को कैलकुलेट कैसे करेंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट इज 2 टाइम्स. इन जनरल इफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज हाई, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो ज़्यादा है तो बिजनेस में यूज डेप्ट, बट इफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज लो तो बिजनेस में यूज इक्विटी. तो अगर ICR ज़्यादा आ रही है तो हमें डेप्ट का प्रयोग करना चाहिए, और अगर कम आ रही है तो हमें इक्विटी का प्रयोग करना चाहिए. नेक्स्ट है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो, DSCR. The debt service coverage ratio facilitate better understanding of a company's position as compared to the ICR. तो ये ज़्यादा अच्छे से कंपनी की पोजीशन को समझती है. इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन. इफ द डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो इज हाई, अगर तो ये ज़्यादा आ रही है तो हमें डेप्ट का प्रयोग करना चाहिए, और अगर कम आ रही है तो इक्विटी का प्रयोग करना चाहिए. नेक्स्ट है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट.
ROI of the company is an important determinant of its ability to use debt in the capital structure. It is only when ROI is higher than rate of interest a company can take advantage of trading on equities. मैं जैसे पहले बताया कि ROI बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्पेक्ट है किसी भी कंपनी के लिए. अगर ROI ज़्यादा है तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा कंपनी ले सकती है. ROI को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस EBIT ओवर टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई 100. जैसे अगर किसी कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपए है और EBIT कितनी है 30,000, तो ROI निकालेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगी 30%. तो अगर ROI हमारी ज़्यादा है तो हम डेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर ROI हमारी कम है तो हम इक्विटी का प्रयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेप्ट. If the borrowed funds are available to a business enterprise at a lower rate, it increases its capacity to use debt in the capital structure. Thus, if cost of debt is low, more debt can be employed. अगर cost कम है तो हम ज़्यादा पैसा उधार ले सकते हैं, और अगर cost ज़्यादा है तो कम ले सकते हैं. Next है tax rate. One of the prime reason for considering debt a cheaper source is that the interest is treated as a डिडक्टेबल एक्सपेंसेस. तो मेन तो चीज़ ये होती है कि अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो टैक्स का अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो जाता है, तो टैक्स जो है वो हमें कम पड़ता है. तो हायर टैक्स रेट जो है वो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेप्ट. अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? बाहर से पैसा उधार लेना प्रेफर करना चाहिए, और अगर टैक्स रेट लो है तो हम इक्विटी का प्रयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. The equity share capital is also known as risk capital, as they are a residual owner. It is for this reason, under all situations, the shareholder expect that the risk assumed them should match with the return earned. तो क्या बता रखा है इसमें? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं तो वो तो ये चाहते हैं कि अगर हमारे रिस्क ज़्यादा है तो हमें अर्निंग भी ज़्यादा मिले. इट इज़ ए फैक्ट दैट एज the proportion of debt goes beyond a certain level in the capital structure, the risk of shareholder increase further. In such a situation, the shareholder may expect a higher return for assuming greater risk. तो इस तरह से shareholder जो है वो higher return मांगते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा डिविडेंट वगैरह मांगेंगे या जो मार्केट वैल्यू है शेयर की ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे. This may lead to a fall in the share price even if the EPS increase. Therefore, debt should not be used beyond a certain point, as it may work against the objective of wealth maximization. तो ऐसी स्थिति में हमें डेप्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जो वो है स्थिति वो खराब हो जाती है. तो बिजनेस की गुडविल भी खराब होती है, और बिजनेस का जो मार्केट वैल्यू है वो भी कम हो जाती है. नेक्स्ट है फ्लोटिंग कॉस्ट. The cost of raising fund is known as floating cost, like the money spent on advertising, printing of form, underwriting, commission, etc. A source of financial involved less floating cost is considered to be more preferable. अगर तो हमें इस साधन का प्रयोग करना चाहिए कि जिसकी फ्लोटिंग कॉस्ट कम हो. फ्लोटिंग कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग आदि का खर्चा. It is usually presumed that the cost of raising debt is less than the इक्विटी. तो जैसे हम अगर शेयर इक्विटी शेयर वगैरह इशू करते हैं तो फ्लोटिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, और अगर हम पैसा उधार ले लेते हैं तो फ्लोटिंग कॉस्ट कम पड़ती है. तो इसको ध्यान में रखकर ही हमें प्रयोग करना चाहिए. नेक्स्ट है रिस्क कंसिडरेशन. देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क कंसिडरेशन इज ए बिजनेस, फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क जो है वो रेफर टू ए सिचुएशन अंडर विच ए बिजनेस इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, नेम इंटरेस्ट पेमेंट, preference dividend payment obligation, etc. Apart from financial risk, every business has some operation risk also called business risk. अब फाइनेंशियल रिस्क कौन से होते हैं? जैसे ब्याज वगैरह की पेमेंट ना कर पाना, कोई डिविडेंड पेमेंट ना कर पाना. और इसके अलावा जो बिजनेस रिस्क होते हैं वो कौन से होते हैं? बिजनेस रिस्क रेफर टू द ऑपरेटिंग रिस्क एंड इज डायरेक्टली proportional to its fixed operating cost. बिजनेस रिस्क होते हैं जो हमारे फिक्स खर्चे होते हैं उनको पूरा ना कर पाना. Consequently, if a business operate on high fixed cost, its business risk is higher, and vice versa. The total risk is determined by taking into consideration both the business and financial risk.
तो दोनों तरह के रिस्क को इन प्लस करके ही हम टोटल रिस्क निकालते हैं और उसके आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें डेप्ट का प्रयोग करना है या इक्विटी का। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। हायर कंपोनेंट ऑफ डेप्ट रिफ्लेक्ट दैट मोर ऑफ इट्स असेट्स आर मोर्टगेज। दिस इज बिकॉज डेप्ट इज जनरली इशूड अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ असेट्स। अब जो जब भी हम पैसा उधार लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कोई क्या करना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी वगैरह रखनी पड़ती है। तो therefore in order to maintain flexibility a firm should never use its debt potential to the full and always keep provision to raise debt in unexpected situation। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें देखना होता है कि हमें कितना डेप्ट का प्रयोग करना है और कितना इक्विटी का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है कंट्रोल। सिंस द इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट टू कंट्रोल बिजनेस। अब जैसे ये तो पहले भी बताया कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनका बिजनेस पर पूरा अधिकार होता है, तो अगर आप ये चाहते हो कि हम स्वतंत्र रहें, ज़्यादा कोई हमारे ऊपर इंटरफेरेंस ना हो, तो हमें डेप्ट इशू करने चाहिए, इक्विटी इशू नहीं करनी चाहिए। पर अगर ऐसा लगता है कि हम अपनी ड्यूटीज़ ज़्यादा शेयर होल्डर को देना चाहते हैं तो हमें इक्विटी का प्रयोग करना चाहिए। Next है regulatory framework. It is essential for every company to operate within a regulatory framework to avoid any form of legal complication. Like the norm of security, SEBI should be followed for floating a public issue of security. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो है फ्रेमवर्क पूरा सेबी की सभी कंडीशंस को पूरा करते हुए ही हमें हर प्रकार के डेप्ट या इक्विटी लेनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशन। It is generally perceived that a boom in the stock market motivate people to buy equity as they expect lucrative return। के अगर तो शेयर का मार्केट ज़्यादा ऊंची चढ़ी हुई है, हाई रेट चल रहे हैं, तो इक्विटी इशू कर लेनी चाहिए, क्योंकि तब उस समय जो है वो शेयर होल्डर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं शेयर वगैरह लेने में। पर अगर मार्केट डाउन है तो हमें डेप्ट का प्रयोग करना चाहिए। लास्ट है इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इट्स मैनेजमेंट मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। अदर्स कंपनी के भी पूंजीगत ढांचे को देखकर ही डिसीजन लेना चाहिए कि बाकी कंपनियां जो हैं वो कौन से फैक्टर को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं, इक्विटी को या डेप्ट को, और उसी के आधार पर कंपटीशन के अंतर्गत कंपनीज अपने डिसीजन जो है वो ले सकती है। तो इस तरह से ये कैपिटल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आप नोट्स तैयार कर लेना। थैंक यू।